Hello students, welcome back to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer Series। चलिए, अभी तक सेल में इंट्रोडक्शन हो चुका है। डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स। तो यहां हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले तो अपन ये देखें कि नाम में क्या है। सब कुछ नाम में ही तो है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है तो अक्सर प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, मोनेरा प्रोकैरियोट्स, मतलब मोनेरा प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, मार्जिनल डिफरेंसेस है। तो मैं सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट बिल्टअप कर दूं कि प्रोकैरियोट अलग है, बैक्टीरिया अलग है और मोनेरा अलग है। तो ये डिफरेंट कैसे होता है बच्चों, ये देख लें हम। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा इज किंगडम। मोनेरा क्या है? किंगडम है। यहीं पर प्रोकैरियोट अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट क्या है? सेल का प्रकार है, सेल टाइप। और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया है एक एग्जाम्पल। आई बात समझ में? दैट मीन्स मोनेरा किंगडम है, प्रोकैरियोट सेल का प्रकार है और बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल है। यहां पर प्रोकैरियोट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? प्रोकैरियोट्स इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा अच्छा, साइनोबैक्टीरिया अलग है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। इसी को हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। डन। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। याद करो कल का लेक्चर, पीपीएलओ में हमने डिस्कस किया था प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, और माइकोप्लाज्मा दोनों के साइज बताए थे 0.3 माइक्रोमीटर्स और पीपीएलओ का साइज था 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म फिर से लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब एक ऐसा जनरलाइज्ड डायग्राम होना चाहिए जिसमें आपको सारे प्रोकैरियोट के कंपोनेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या मिलता है, वो सब डिस्क्राइब हो जाए। ठीक, अब इससे पहले एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी बताती है कि जो आपने बैक्टीरिया के बारे में बात करी, वो बैक्टीरिया अलग अलग शेप का हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हम लिख लें कि बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले कॉकस। कॉकस मतलब जानते हैं, स्फेरिकल, ये स्फेरिकल। इसके अलावा बेसिलस। बेसिलस मतलब होता है रॉड शेप, छड़ी के आकार का।
ठीक, नेक्स्ट बेसिलस के बाद आता है स्पाइरुलम। नाम में ही सब कुछ है, स्पाइरल शेप्ड, ये कुछ ऐसा, और ऐसे आपको फ्लैजिला मिलेंगे। फोर्थ है विब्रियो, कैसा शेप्ड है, कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड कुछ ऐसा। डन। तो ये अलग अलग शेप के बैक्टीरियाज है। अब यहाँ पर ये जो प्रोकैरियोट्स है, इसको जनरली आपने क्या बोला, ये ऐसी सेल्स हैं विच लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इन सेल्स के पास क्या नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। दूसरी बात, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। तीसरा केस, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स का साइज छोटा होता है, तो जो छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म है कंपैरेटिवली इनमें डिवीजन प्रोसेस फास्टर होता है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, रैपिड, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रोकैरियोट्स में इंट्रोडक्शन में लिखे हैं। अब एक प्रोकैरियोटिक सेल जब तक डायग्राम आपके सामने नहीं आएगा हम कैसे समझेंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल मेक द डायग्राम। सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर बना लें। अब देखना ध्यान से, हम इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ मॉडिफिकेशन है, इसीलिए मैं फिर से इस लेयर को बनाऊंगी ताकि आप भूले ना। ये जो लेयर बनी इसी में मॉडिफिकेशंस है बेटा। तो अब सुनना ध्यान से, कुछ कुछ जगह पर आपको ऐसे कुछ इनफोल्डिंग्स मिलेंगी, कुछ जगह पर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जो साइटोप्लाज्म तक एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है मैम, दिख रहा है। कुछ जगह पर आपको ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हम टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल बना रहे हैं जिसमें सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एक बैक्टीरिया में या एक प्रोकैरियोटिक सेल में सब कुछ मिले, ठीक है। नाउ अब इसके बाद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो थोड़े से लंबे ट्यूब लाइक, ठीक है। चलो डन। अब इसके बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं जिसकी बेस आपको जहां से दिखेगी, बेसल बॉडी, ठीक है, लेबलिंग करेंगे। और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है और ऐसे दिखने के साथ साथ ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाहर वाली लेयर बना लें। इसके बाहर है, क्या दिख रहा है, ये एक लेयर बन रही है, ठीक। अब इसके बाहर एक और लेयर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स बन गए आपके 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। यहां पर अंदर क्या क्या है देखो,
ये ऐसा कुछ 2 स्ट्रैंड बना दें ताकि याद करने में डिफिकल्टी ना हो। छोटा सा एक और स्ट्रक्चर हम ऐसा बना दें। यहां पर आपको मिलेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो इस पे भी अटैच्ड है और साइटोप्लाज्म में भी अटैच्ड है, मतलब अटैच नहीं, साइटोप्लाज्म में फ्री है। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लें कि ये जो आपने एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बनाया है, इस एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे कलरफुल पिगमेंट है। ठीक है, ये रेड कलर्ड पिगमेंट बना दिए, कुछ आपने ग्रीन कलर्ड पिगमेंट बना दिए, कुछ आपने ब्लू कलर्ड पिगमेंट बना दिए। मतलब ये समझ में आ गया कि इसमें पिगमेंट्स है। ठीक, फिर इसी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कुछ स्टोर्ड रहेगा। डन। और बाकी जो अंदर कंटेंट फिल्ड दिख रहा है वो क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। तो लेबलिंग कर ले। सबसे पहला, सबसे बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद जो अंदर दिखा ये वाली लेयर, दिस इज सेल वॉल। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन तीनों को अगर हम मिला लें तो दिस इज नोन एज सेल एनवेलप। डन। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तीनों को मिला के आप बोलोगे सेल एनवेलप। अब आ जाओ यहां पर सेल मेम्ब्रेन से निकलते हुए एक्सटेंशंस आपको क्या क्या दिख रहे हैं बेटा? सबसे पहली चीज तो आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये कुछ इनफोल्डिंग्स है, इनका नाम है मीजोजोम्स। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है जिसके अंदर कलर्ड पिगमेंट। दैट मीन्स अगर हम इसकी बात करते हैं, दिस वन इज क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर। उसके बाद ये स्ट्रक्चर आपको पिगमेंट से भरा हुआ दिखेगा। अब इस पे कुछ ऐसा पिंक कलर के डॉट्स बनाए हैं मैंने, जो यहाँ साइटोप्लाज्म में भी है। दीज आर नोन एज राइबोसोम्स। इसके ऊपर भी राइबोसोम है। ये जो बड़े साइज का डीएनए दिख रहा है, दिस इज जीनोमिक डीएनए। कैसा है? जीनोमिक डीएनए। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, ये छोटे साइज का भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दिख रहा है, दिस इज प्लाज्मिड। क्या है ये? प्लाज्मिड। अब इसके अंदर चले जाएं तो ये जो मटेरियल अंदर फिल्ड है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक, अब यहां पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिसे बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। क्या है, क्या करती हैं, ये आगे देखेंगे। तो दिस इज दी स्ट्रक्चर्स। अब कुछ आपको बाहर एक्सटेंशन निकलते हुए दिख रहे हैं। अब जो एक्सटेंशन दिख रहे हैं उन पे फोकस करें। ये छोटे छोटे से एक्सटेंशन जो दिख रहे हैं, दिस इज फिम्बरी। फाइन, पतले छोटे। और ये जो ट्यूब लाइक दिख रहे हैं, दिस इज पिलाई। ठीक है,
तो ये स्ट्रक्चर पिलाई है, फिम्बरी को हम इधर लेबल कर देते हैं, यहां पर ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स दीज आर फिम्बरी। ठीक है, अब एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, दिस इज फ्लैजिला। बेटा फ्लैजिला आपको दिख रहा है एक्सटेंड आउट, कहां से निकलता हुआ दिख रहा है, ये सेल वॉल से निकलते हुए, पर उसकी एक्चुअली डिटेल में जब देखें तो उसकी रिंग्स होती हैं, तो उसमें से कुछ रिंग्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है और कुछ रिंग सेल वॉल से है, पर इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। सो अगर बेसल बॉडी का अटैचमेंट पूछा जाए तो बेसल बॉडी किससे अटैच्ड है, बेसल बॉडी किससे अटैच्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसके बाद आता है हुक, उसके बाद आता है फिलामेंट, और तीनों को मिला के हम बोलते हैं फ्लैजिला। तो ये आ गया फिलामेंट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला इज फिलामेंट। तो अगर पूछा जाए कि एक्सटेंड आउट होता हुआ दिखता है फ्लैजिला कौन सी लेयर से, तो हम बोलेंगे सेल वॉल। एनसीईआरटी की लाइन है, अभी मैं मार्क करा दूंगी। पर अगर पूछे कि बेसल बॉडी किससे अटैच्ड है, तो आप क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। चलिए, अब यहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर जो हमने बना लिए, इसमें से एक कॉमन चीज समझ में आई हमें कि ये डायग्राम में सेल एनवलप में 3 पार्ट्स हैं। एक है ग्लाइकोकेलिक्स, फिर है सेल वॉल, उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये चीज समझ में आ गई आपको। इसके बाद अंदर अगर साइटोप्लाज्म में गए तो साइटोप्लाज्म में हमने क्या क्या देखा, जीनोमिक डीएनए, साइटोप्लाज्म में हमने देखा प्लाज्मिड, साइटोप्लाज्म में देखे राइबोसोम्स और इंक्लूजन्स बॉडी। अब यहाँ पर एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस को ही फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी में एक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि किस तरीके से जीनोमिक डीएनए क्या करता है, प्लाज्मिड का काम क्या है, तो वो चीजें ब्रीफ में हम डिस्कस करते हैं और फिर एनसीईआरटी को फिर से हम पढ़ के देखेंगे। ठीक है, सो बेटा ये डायग्राम याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं कि शुरुआत में अगर हम बात करें कि सेल वॉल, तो सबसे पहले तो आ गए आप किस पे, सेल वॉल पे। तो अगर सेल वॉल की बात करें तो क्या सभी प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल है, बताओ, है सबके पास, सभी के पास सेल वॉल है क्या, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स। सभी प्रोकैरियोट में तो है, पर एक्सेप्ट किसमें नहीं, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, इसीलिए इस बेचारे को हम क्या बोलते हैं जानते हैं आप, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों, क्योंकि कैसा भी शेप ले सकता है, तो सेल वॉल एब्सेंट है, इसीलिए हम माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो अगर जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की हम बात करें तो जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों बोला, बिकॉज यहां पर सेल वॉल एब्सेंट है, कैसा भी शेप ले सकता है। अब आ जाओ अंदर की बात, यहां पर हम देखें तो सेल वॉल के बाद क्या फिल्ड है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्री जेनेटिक, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ये बेटा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो फिल्ड है सेल में उसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चले, अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उस पर फोकस करते हैं। जेनेटिक मटेरियल, ध्यान से सुनना,
जेनेटिक मटेरियल को लेके बड़े सारे कंफ्यूजन होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल 2 प्रकार का है बेटा। कौन से प्रकार का है? पहला अगर अपन बात करें तो जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए। अब ये जीनोमिक डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। मैंने याद करो डायग्राम में ऐसा कुछ बनाया था, मतलब इसके स्ट्रैंड आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 है। प्रोकैरियोट्स में डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है कि लीनियर है? सर्कुलर है डीएनए। आई बात समझ में? ये जीनोमिक डीएनए, मतलब इस जीनोमिक डीएनए का काम क्या है? टू कंट्रोल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। मेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना इसका काम है। ठीक है, मेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा भी कुछ है क्या? बिल्कुल है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहां पर मिलेगा आपको प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कैसा बनाया था? हाँ, प्लाज्मिड भी हमने ऐसा छोटा सा बनाया था और ऐसा सर्कुलर बनाया था, मतलब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल था। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, डीएस सर्कुलर। एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं जो हम बायोटेक में यूज करेंगे, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, खुद रेप्लिकेट होता है बिना हेरिडिटरी डीएनए की मदद के। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेशन हो रहा है इसमें। ठीक है, अब अगली बात अपन देखें कि क्या बेनिफिट है इस प्लाज्मिड का? बिल्कुल है। एनसीईआरटी ने एक लाइन बोली है, प्लाज्मिड क्या करता है? प्लाज्मिड का नंबर बताओ पहले तो, क्या हो सकता है? प्लाज्मिड कैन बी 0 to many। हो सकता है प्लाज्मिड एब्सेंट, हो सकता है प्लाज्मिड 1 या 1 से ज्यादा। ठीक, नंबर वेरी कर सकता है। प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड क्या करता है? कन्फर्स एडिशनल बेनिफिट। क्या देता है ये? एडिशनल बेनिफिट देता है। कैसे? क्या क्या चीजें हो सकती है इसके एडिशनल बेनिफिट में? या तो प्लाज्मिड फर्टिलिटी प्लाज्मिड हो सकता है, या फिर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रख सकता है, या फिर प्लाज्मिड हो सकता है ट्यूमर इंड्यूसिंग। पढ़ेंगे बायोटेक में। तो प्लाज्मिड या तो फर्टिलिटी प्लाज्मिड हो सकता है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक स्पेलिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रख सकता है, और ट्यूमर इंड्यूसिंग हो सकता है। क्या प्लाज्मिड का कोई उपयोग या कोई यूज है? बिल्कुल है। प्लाज्मिड का यूज करते हैं हम ये देखने में कि कितने अच्छे तरीके से कोई बाहर का डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस हुआ है, और यहाँ पर हम इस बाहर के डीएनए को बोलते हैं एलियन डीएनए। तो एलियन डीएनए क्या है? एलियन डीएनए किसी और ऑर्गेनिज्म से, मान के चलो हमने ये छोटा सा टुकड़ा लिया और फिर वो किसमें डाला आपने? ये प्लाज्मिड में डाल दिया। अब ये जो चीज बनी वो कैसी दिखेगी देखना। ये बना है, फिर इसमें किसी जगह पर आपने क्या डाल दिया था? आपका एलियन ये डाल दिया। तो ये जो बन गया, दिस इज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये क्या बना बेटा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक में कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कैसे बनता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार का प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रखने वाला प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हो सकता है।
एलियन डीएनए मतलब किसी और से लिया हुआ हो सकता है, ये डिजायरेबल डीएनए भी बोल सकते हैं, इसे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। इसे लेके आपने किस में लाइगेट किया, किस में इंट्रोड्यूस किया, प्लाज्मिड में। तो प्लाज्मिड ने आपको एक चीज तो बता दी कि कैसे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये कौन बता रहा है? प्लाज्मिड। ये लाइन एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, मार्क भी करेंगे कि प्लाज्मिड ये बताता है हाउ दी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स, या एलियन डीएनए किस तरीके से अटैच हो चुका है। ठीक, इसके बाद हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे जो बता रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं मीजोजोम, तो मीजोजोम क्या है? मीजोजोम में क्या बात करेंगे? मीजोजोम ये इनफोल्डिंग्स है बेटा, डिटेल में अभी पढ़ेंगे। इनफोल्डिंग्स है किसकी? ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है। क्या करती है? बहुत सारे काम करती है। ठीक है, अब इस इनफोल्डिंग्स के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, यहां पर देखो पिछली स्लाइड में अगर हम देखें कि मीजोजोम के बारे में हमने बात करा था, तो मीजोजोम्स में कहाँ दिख रहा है? मीजोजोम दिख रहा है यहाँ पर, ये मीजोजोम बनाया हुआ है। ये मीजोजोम्स के ऊपर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिसे राइबोसोम बोला है हमने। मतलब ये राइबोसोम भी कंटेन करते हैं, तो राइबोसोम है तो इनके फंक्शन भी कुछ होंगे। अगर हम मीजोसोम की बात करते हैं तो मीजोसोम के क्या क्या काम है बेटा? मीजोसोम के फंक्शन हम यही देख लेते हैं, एनसीईआरटी ने उसे थोड़ा सा आगे पढ़ाया है। सो मीजोसोम की बात करें तो दे कंटेन राइबोसोम्स। मीजोसोम क्या करते हैं? दे कंटेन राइबोसोम। राइबोसोम कंटेन करते हैं, इसका मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते होंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शंस में मदद करते होंगे, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। साथ साथ में एक चीज और बता दूं मैं, जब हम मीजोसोम को ड्रॉ करते हैं बच्चों, ये ऐसा, और जो जेनेटिक मटेरियल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जेनेटिक मटेरियल ना एक्चुअल में इससे जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी सेल डिवाइड करती है तो सेल डिवीजन के दौरान डॉटर सेल्स में जीनोमिक डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करने में कौन मदद करता है? मीजोसोम। तो डीएनए को पहले क्या करवाता है? डीएनए डुप्लीकेशन और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें टू डॉटर सेल्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। अब आ जाते हैं अगला। अगर हम देखें कि इसमें सरफेस एरिया बढ़ चुका है, देखो कोई चीज अगर प्लेन है और किसी में ऐसे इनफोल्डिंग्स है तो सरफेस एरिया किस में बढ़ता है? जिसमें इनफोल्डिंग्स है उसमें। तो यहां पर इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इंक्रीज्ड सरफेस एरिया किसके लिए? एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अगला पॉइंट इसमें क्या है? इस जैसे हमारे अंदर यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है रेस्पिरेशन का या एनर्जी प्रोडक्शन का, सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड होमोलॉगस। बेटर है हम इसे बोल दें एनालॉगस, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है बट फंक्शन सेम है। सो सिमिलर फंक्शन, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स। सो यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा है ये। ठीक, तो कितने सारे फंक्शन हो गए? राइबोसोम है, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है, डीएनए डुप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, इंक्रीज सरफेस एरिया, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए सरफेस एरिया बढ़ा दिया इसने,
और सिक्रीशंस में भी मदद करेगा बेटा, ये सिक्रीशंस में भी मदद करता है। तो मीजोजोम्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, इनफोल्डिंग्स है, देख लिया, इसके ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं। अब ऐसे ही कुछ मैंने बॉडीज बनाई हैं जिसे हम बोल सकते हैं, ऐसा एक्सटेंशन बनाया था, याद करो, ऐसा एक्सटेंशन बनाया था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट क्रोमैटोफोर, ये क्या हो गया, क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। तो क्रोमैटोफोर्स मेनली इनके पास क्या है, पिगमेंट्स है। अब अगर इनके पास पिगमेंट्स है तो ये किस में मदद करेंगे, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में अगर मदद करेंगे तो इन क्रोमैटोफोर्स की जरूरत किन्हें होगी, सारे बैक्टीरियाज में होंगे क्या, नहीं, ये स्पेसिफिक केस में मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे सिर्फ साइनोबैक्टीरियाज में, साइनोबैक्टीरिया में जो परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस। बाकी जो दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। सो साइनोबैक्टीरियाज जो फोटोसिंथेसिस करेंगे इनमें क्रोमैटोफोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर्स अपन ने देख लिए। अब देखें कि एनसीईआरटी क्या बोलती है। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें अगर हम, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, दे आर जनरली स्मॉलर, बोला है ना, स्मॉलर है और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरिया के शेप अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। याद करो हमने डायग्राम बनाया है बैक्टीरिया के शेप का, यहां पर देखो, ये हमने अलग अलग शेप्स के बैक्टीरिया बनाए थे जिसमें आपके कॉकस, बैसिलस, स्पाइरुलम, विब्रियो, अलग अलग शेप के बैक्टीरिया मिल रहे हैं, ठीक है। सो फिर से आ जाएं उसी स्लाइड पे, देखो अलग अलग शेप के बैक्टीरिया मिल रहे हैं। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryote exhibit wide variety of shape and function। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बारी आई तो नियरली सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे किस तरीके से जीनोमिक डीएनए है, कैसे प्लाज्मिड है, कैसे राइबोसोम है, ये लगभग लगभग सेम है, बट डिफर क्या कर रहा है, शेप और फंक्शन। अब आगे चलें, अगर हम बात करते हैं सभी प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में क्या मिलता है, देखो एक सेल वॉल सभी में मिलेगी एक्सेप्ट, लिखा, माइकोप्लाज्मा, इसमें नहीं मिल रही है, माइकोप्लाज्मा में। फ्लूइड मैट्रिक्स को हमने क्या बोला था, साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल कैसा है, नेकेड है, not enveloped by nuclear membrane. In addition to genomic DNA, सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए, देखो सिंगल क्रोमोसोम, डबल स्ट्रैंडेड मत भूलना, सिंगल सोच के बच्चे सोचते सिंगल स्ट्रैंडेड है, बिल्कुल नहीं। इस बार नीट में क्वेश्चन भी आया था कि जीनोमिक डीएनए कैसा होता है, पर बैक्टीरिया का नहीं पूछा था, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछा था। तो क्लोरोप्लास्ट का कैसा होता है डीएनए, वो भी अपन आगे चल के देखेंगे। प्लास्टिड्स में सर्कुलर है, लीनियर है, डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। आ जाओ अब, हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, डीएनए के जो मेन जीनोमिक डीएनए उसके बाहर था, ये था प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड का नंबर मैंने आपको बोला था एब्सेंट भी हो सकते हैं, 1 to many भी हो सकते हैं। प्लाज्मिड कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, ये पॉइंट हमने लिखा था कि प्लाज्मिड क्या देता है, एडिशनल बेनिफिट देता है, जैसे पहला है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अलावा भी हमने लिखा था, देखें हमने जब प्लाज्मिड डिस्कस किया था तो प्लाज्मिड में अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं हमने।
प्लाज्मिड क्या करता है, 0 to many, इट कन्फर्स एडिशनल बेनिफिट। फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का भी हो सकता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग भी हो सकता है। डन। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल सर्कुलर। नेक्स्ट, अब इसके बाद यहाँ पर देखो लिखा है हायर क्लासेस यू विल, अरे हायर क्लासेस क्या, 12th के सिलेबस में आपको ये समझ में आएगा कि डीएनए इज यूज टू मॉनिटर, प्लाज्मिड डीएनए को क्यों यूज करते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन फॉरेन डीएनए के साथ हुआ कि नहीं ये देखने के लिए। मैंने अभी बताया ना, एलियन डीएनए को आप लाइगेट करोगे प्लाज्मिड में, बायोटेक में और डिटेल में देखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is found in eukaryotes. No organelles like ones in the eukaryotes are found. ठीक है, ऑलरेडी देख चुके हैं हम। बट राइबोसोम में कैसा है, जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में कॉमन है। प्रोकैरियोट्स में यूनिक फीचर है इंक्लूजन बॉडीज, बनाया था हमने। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसे मीजोजोम बोला। और ये मीजोजोम के फंक्शंस क्या है ये अभी आगे दिया है एनसीईआरटी ने। ठीक है, तो ये सब कुछ एक जनरल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अपन ने देख लिया। पर उस प्रोकैरियोटिक सेल में जब आप अंदर जाओगे तो क्या क्या दिखेगा। प्रोकैरियोटिक सेल की शुरुआत एनसीईआरटी ने किससे करी है, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब हम देखते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस का मतलब है, अभी जो हमने पिछली स्लाइड्स में प्रोकैरियोट का डायग्राम बनाया था, वहां पर सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, उसके बाद इनर मोस्ट कवरिंग और मिडिल कवरिंग में कुछ मेम्ब्रेन्स बनाई थी, वो डिटेल में देखते हैं। तो अगर एक स्केच बनाए हम, एक ये लेयर हो गई, उसके बाद नेक्स्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट, सबसे अंदर की तरफ एक ऐसी लेयर जिसके अंदर कुछ आपको इनफोल्डिंग्स मिलेंगी और कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स निकलते हुए दिखाई देंगे। कुछ ऐसा, कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे। ऐसा कुछ बनाया था, राइट। तो ये था सेल एनवेलप। अब इस सेल एनवेलप में अलग अलग मेम्ब्रेन्स के फंक्शंस क्या क्या है वो देखने वाले हैं, और उसके बाद हम मॉडिफिकेशंस देखेंगे। तो बेटा सेल एनवेलप में 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले एक कॉमन स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी ने कि सेल एनवेलप इज केमिकली कॉम्प्लेक्स। ये कैसी लेयर है, केमिकली कॉम्प्लेक्स, मतलब अलग अलग केमिकल्स का कंपोजिशन है। साथ में अगर हम इन सभी को ले, इट इंक्लूड्स क्या क्या लेयर्स है। सबसे पहला आउटर मोस्ट लेयर आ जाएगी ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर आ जाएगा सेल वॉल, और फिर आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये तीनों लेयर का केमिकल कंपोजिशन, इनकी परमिएबिलिटी क्या है या फिर स्पेसिफिक फंक्शन क्या है हम देखेंगे। अगर इनको एक साथ देखा जाए तो टुगेदर दे एक्ट एज प्रोटेक्टिव यूनिट। एक साथ इनका एक काम, अगर कॉमन फंक्शन हम देखें तो वो क्या होगा, प्रोटेक्टिव यूनिट। बट अगर इंडिविजुअली हम देखें तो सबसे पहली जो लेयर है आउटर मोस्ट, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। कहां है ग्लाइकोकैलिक्स, ये दिस इज नंबर 1 ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स का केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स। किससे बनी है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये किस तरीके से बनी है। ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकता है, या तो
ये स्लाइम लेयर बना सकती है या फिर कैप्सूल बना सकती है। अब इसमें अंतर क्या है? अगर हम देखें स्लाइम लेयर में लूजली हेल्ड सेल्स है कुछ इस तरीके से। कैप्सूल कैसा है? एक रिजिड टफ स्ट्रक्चर है। यहां पर आपको लूजली हेल्ड सेल्स दिखेंगी और कैप्सूल कैसा है? रिजिड स्ट्रक्चर। तो अगर स्लाइम लेयर की बात करें तो स्लाइम लेयर क्या करती है? स्टिकी है, ये स्टिकी है। प्रिवेंट डेसिकेशन, क्या बचाती है? बैक्टीरिया की सेल को सूखने से बचाती है। इट प्रिवेंट डेसिकेशन। बट अगर हम कैप्सूल की बात करें तो ये कैसा है? टफ है, रिजिड है। अगर किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल मिलता है, कैप्सूल के मिलने से उस बैक्टीरिया में आ जाएगी पैथोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी। पैथोजेनिसिटी मतलब क्या होता है? डिसीज कॉजिंग प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया अपने कैप्सूल की मदद से होस्ट के इम्यून सिस्टम से छिप सकता है। तो ऐसी कौन सी लेयर है विच हेल्प बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम? होस्ट के इम्यून सिस्टम से छिपने में मदद करता है। कौन? कैप्सूल। तो जब समझ में आ गई एक चीज, ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम लेयर, या तो स्लाइम लेयर के फॉर्म में हो सकता है और इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक होते हैं। कैप्सुलेटेड कैसे है? पैथोजेनिक। जेनेटिक्स में हम ये टर्म यूज करेंगे विरुलेंट। विरुलेंट मतलब डिसीज कॉजिंग। तो जब भी कैप्सूल होगा, कैप्सूल होस्ट के इम्यून सिस्टम से उस बैक्टीरिया को बचा लेगा। अब अगला देख ले, सेल वॉल। सेकेंड लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, दिस वन इज सेल वॉल। सेकेंड वन इज सेल वॉल। सेल वॉल किससे बनी है? कैसी लेयर है? सेल वॉल का अगर हम परमिएबिलिटी देखें तो ये कैसी है? परमिएबल। परमिएबल है। ये टफ है, रिजिड है? स्ट्रक्चर वाइज रिजिड स्ट्रक्चर है। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? याद रखना, क्वेश्चन आया है। पेप्टाइडो ग्लाइकेन। किससे बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन में है नाग और नाम। अब ये नैग और नैम क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। नैग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। डन। सो नैग एंड नैम जो बनाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल प्रिवेंट्स बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। या तो फटना या कोलैप्स हो जाना, इन दोनों प्रोसेसेस से बचाती है सेल वॉल। बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो आप एक क्वेश्चन जरूर याद रखना, एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। बहुत सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। कॉमन पेनिसिलिन है। इसकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी के बारे में भी हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ते हैं। सो नाउ ये पेनिसिलिन क्या करती है एक्चुअल में? इट डिग्रेड्स द सेल वॉल
और अल्टीमेटली बैक्टीरिया डाइज। तो सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल से बचाती है। केमिकल कंपोजिशन ये है, ये दोनों है क्या? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। डन। अब आ जाते हैं हम तीसरी इनर मोस्ट लेयर जो है हमारी, दैट इज सेल वॉल। तो इनर मोस्ट लेयर इज सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी हो गई? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी लेयर है बेटा? ये है सेमी परमिएबल, पुरानी एनसीईआरटी बोलती है, बट अब न्यू अपडेशन में क्या बोला गया है? सिलेक्टिवली परमिएबल। तो हमें क्या याद रखना है? सिलेक्टिवली परमिएबल। डन। अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसका कंपोजिशन क्या है? सभी प्रकार की सेल मेम्ब्रेन्स किससे बनती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन से बनी हुई लेयर्स होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? इनर वर्ड्स इनसाइड टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है किसके बीच में? इनर वर्ल्ड। हमने देखा था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, हमने बात करी थी ओवरव्यू ऑफ द सेल में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट करती है इनर कंटेंट को आउटर कंटेंट से। परमिएबल है? नहीं, सिलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल क्या था? सेल वॉल। अब यहां पर इसके कुछ मॉडिफिकेशंस है। मॉडिफिकेशंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई होके क्या बनाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन में सबसे पहला अगर अपन देखें तो इसमें इंक्लूडेड है मीजोजोम। मीजोजोम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनफोल्डिंग्स, इसके फंक्शंस। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स ये भी हम देख चुके हैं, जहां पर हमने बात करी थी स्पेसिफिक ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है क्रोमैटोफोर्स, सभी में नहीं मिलता है, और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जिसकी मदद से बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, इनके अलावा कुछ दूसरे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है, जैसे फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें से फिम्ब्री और पिलाई नो रोल इन मोटिलिटी, मूवमेंट में कोई रोल नहीं। डन। तो मॉडिफिकेशंस में हमने देख लिया मीजोजोम्स, क्रोमैटोफोर्स पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, और फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्री। फ्लैजिला है जो मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है, पिलाई और फिम्ब्री ये दोनों क्या करेंगी? ये दोनों मोटिलिटी में नहीं कुछ और फंक्शन करेंगी। तो हम आगे देख लें। सबसे पहली चीज तो अगर हम बात करते हैं फ्लैजिला की, फ्लैजिला किससे बना है? फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन किससे बना है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से। अब ये फ्लैजिलिन प्रोटीन जो है इस फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर ये होता कैसे है? अगर हम देखें ये सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां से बेसल बॉडी अटैच्ड है,
फिर इसमें होता है हुक और फिर होता है फिलामेंट। तो अब इसमें जो पार्ट होते हैं, सबसे पहला ये क्या है, बेसल बॉडी। ये क्या करती है, अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अगर हम देखें मिडिल स्ट्रक्चर, दिस वन इज हुक। हुक क्या करता है, कनेक्ट्स बेसल बॉडी टू फिलामेंट। बेसल बॉडी को किससे जोड़ता है, फिलामेंट से। और जो आपका तीसरा पार्ट है फिलामेंट, दिस इज लॉन्गेस्ट पार्ट, जिसकी मूवमेंट के कारण से फ्लैजिला मूव करता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजिला की, तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला में याद रखना, यूकैरियोटिक फ्लैजिला लैक हुक। क्या नहीं होता यूकैरियोटिक फ्लैजिला में, हुक नहीं है। बाकी प्रोकैरियोटिक अगर फ्लैजिला की बात करें, ये कौन सा फ्लैजिला चल रहा है, कौन सी सेल चल रही है, याद करें, बार बार सोना नहीं है। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला है उसमें बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा, मोटाइल। पर अगर फ्लैजिला एब्सेंट है, अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो सेल कैसी हो जाएगी, नॉन मोटाइल। इतना समझ में आया, ये फ्लैजिला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लैजिला का नंबर और अरेंजमेंट डिफर कर सकता है। तो एक पॉइंट और, फ्लैजिला डिफर्स इन नंबर एंड अरेंजमेंट। मतलब ऐसा हो सकता है कि फ्लैजिला का नंबर एक हो, एक से ज्यादा हो, या फ्लैजिला एब्सेंट हो। फ्लैजिला एक कॉर्नर पे हो या सारी सरफेस पे हो, ऐसे लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सेफेलोट्राइकस, बहुत सारे शब्द पहले पढ़ाते थे, बट अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इनफ फ्लैजिला से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बाकी डिटेल स्ट्रक्चर जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो यूकैरियोट्स के फ्लैजिला का सेक्शन भी देखेंगे और उसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये भी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पिलाई और फिम्बरी। तो हम एनसीईआरटी बोलती है अदर सरफेस स्ट्रक्चर्स, अदर सरफेस स्ट्रक्चर्स जिनका रोल मोटिलिटी में नहीं है, मोटिलिटी में नहीं है, डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, जिनका काम मोटिलिटी नहीं है, तो क्या है, तो हम डिफरेंस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई सेल है बैक्टीरिया की, तो इसमें से ऐसे छोटे स्ट्रक्चर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये क्या है, दिस वन इज पिलाई, और छोटे स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं दिस इज फिम्बरी। अब इनके बीच में अंतर कुछ होगा, पिलाई और फिम्बरी, क्या डिफरेंस है बेटा, क्या अंतर है। अगर हम बात करें पिलाई की, तो पिलाई कैसा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है, ट्यूब्यूलर है। ये स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, स्मॉल,
फाइन ब्रिसल लाइक, ब्रश के ब्रिसल होते हैं ना वैसा। और ये कैसे दिखते हैं? जैसे स्प्राउट हो रहा है, स्प्राउटिंग, पता है स्प्राउट्स निकलते हैं, स्प्राउटिंग स्ट्रक्चर्स। काम क्या है? पिलाई का काम है फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन में, और फिम्बरी का काम है एडहेशन टू होस्ट और सरफेस ऑफ रॉक्स, चिपकने के लिए। सो पिलाई, फिम्बरी, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो अभी तक हमने बात कर ली सेल एनवलप। सेल एनवलप में आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स देखा। ग्लाइकोकैलिक्स में या तो कैप्सूल हो सकता है या स्लाइम लेयर हो सकता है। उसके बाद हम अंदर गए और उसमें देखा सेल वॉल। सेल वॉल का काम है प्रोटेक्शन। कैसा प्रोटेक्शन देती है ये बर्स्टिंग या कोलैप्सिंग से बचाती है। फिर इसके अंदर गए इनर मोस्ट। क्या था इनर मोस्ट? दैट इनर मोस्ट लेयर इज सेल मेम्ब्रेन, जो सिलेक्टिवली परमिएबल है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी है और क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब यहाँ पर उसके मॉडिफिकेशंस देखे। मॉडिफिकेशंस में हमने क्या क्या देखा है? सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस में मीजोसोम्स, उसके बाद क्रोमैटोफोर्स, देन आउटसाइड जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लैजिला, फिम्बरी एंड पिलाई। डन। तो ये सारी चीजें अब एनसीईआरटी भी यही बोलती हैं, देख ले हम। देखो सेल एनवलप में पर्टिकुलरली द बैक्टीरिया have a chemically complex cell envelope। हमने ये पॉइंट लिखा था। सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। एक है आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके बाद है सेल वॉल, और इनर मोस्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 1 2 3। Although each layer of envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit. Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of differences in envelopes। अब ये चीज यहीं पर हम पढ़ लेंगे। ऐसे बैक्टीरियाज जो ग्राम स्टेन को पकड़ के रखे, क्यों? क्योंकि उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर ऐसा है। सो रिटेन दी स्टेन, उन्हें हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को नहीं पकड़ के रखते, डू नॉट रिटेन, उन्हें हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक, यहाँ पर लिखा है दोस टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव एंड दैट डू नॉट टेक अप आर ग्राम नेगेटिव। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। इट कुड बी ए लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर थिक टफ हो सकता है कैप्सूल। नेक्स्ट इनरमोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर है सेल वॉल। सेल वॉल का काम है determine the shape of the cell, provide strong structural support to prevent bacteria from bursting or collapsing। या तो bursting या collapsing, कुछ भी नहीं होने देती, बचाती है सेल को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन selectively permeable है in nature and interact with the outside world। देखा था हमने, ये पॉइंट बोला भी था। This membrane is similar structurally to that of eukaryotes। Special membranous structures called mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane। और ये होते हैं या तो ट्यूब्यूलर, या तो वेसिकल्स, या तो लेमिनी। और क्या काम करते हैं डिस्कस कर चुके हैं पहले ही मेसोसोम्स के फंक्शन। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल के अलावा और क्या करेंगे? देखो सेल वॉल फॉर्मेशन के अलावा डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस में मदद करेगा, क्योंकि ये इनफोल्डिंग्स है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है इसका, और एंजाइमेटिक कंटेंट है सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है इनके पास। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया ऐसा एक्सटेंशन हमने बनाया था जिसके अंदर कुछ पिगमेंट्स हैं, और वो होता है क्रोमैटोफोर्स।
जिसके पास पिगमेंट है, जिसके कारण से बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है? फिलामेंटस एक्सटेंशन है, निकलता हुआ दिखता है सेल वॉल से, बट बेसल बॉडी किससे अटैच्ड है? सेल मेम्ब्रेन से। बैक्टीरिया शोज द रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट, ये भी देख लिया हमने, वेरी करता है नंबर और अरेंजमेंट में। देखो यहां पर नंबर और अरेंजमेंट में फ्लैजिला वेरी करता है, डिफर्स इन नंबर एंड अरेंजमेंट। इसके बाद क्या क्या पार्ट्स है? फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है और सेल सरफेस से होता हुआ दिखता है। Besides the flagella, villi and fimbriae are also the surface structure but do not play role in motility. मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं है इनका। पिलाई की बात करें अगर हम, तो पिलाई क्या करता है? फर्टिलिटी में रोल करता है, इलोंगेटेड टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्शन फंक्शन करता है। फिम्ब्री क्या है? ब्रिसल लाइक स्प्राउटिंग स्ट्रक्चर, जो कुछ बैक्टीरिया में होता है फॉर अटैचमेंट टू रॉक्स या फिर होस्ट की बॉडी से। डन। सो दिस कंप्लीट्स द सेल एनवलप। काफी डिटेल में था, जिसमें हमने सेल्यूलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस भी देख लिए। अब बचा है राइबोसोम्स एंड कुछ इंक्लूजन्स बॉडीज, उसके बाद हम यूकैरियोट पढ़ेंगे। और अब प्रोकैरियोट पूरा पढ़ चुके हैं, तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में डिफरेंसेस हम पता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।